नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कल आपने देखा कि किस तरीके से सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात हुई। उस मुलाकात के डिटेल सामने नहीं आए, लेकिन रणनीति को लेकर शायद बातचीत हुई है, इतना बताया जा रहा है। उसके बाद राहुल गांधी, ऐसी खबरें मीडिया में आई कि राहुल गांधी की भी मीटिंग हुई है अभिषेक बैनर्जी को लेकर। लोगों ने अटकलें ये लगाई कि अभी इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी, उसी के सिलसिले में अभिषेक बैनर्जी भी मिले। लेकिन जो लोग इस समय इस बात को कह रहे हैं कि क्या तृणमूल कांग्रेस का विलय कांग्रेस में होगा, इसको लेकर कितनी पुख्ता हो सकती हैं ये खबरें, और ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा या नुकसान की चीज होगी। क्योंकि ये बात सही है कि टीएमसी की तरफ से ये जल्दबाजी की खबरें आ रही हैं कि भाई जल्दी इस तरीके का मर्जर हो, जल्दी इस तरीके का विलय हो, और तब सब तरीके की खबरें इस समय छपवाई जा रही हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी इतनी जल्दबाजी दिखाएंगे? कांग्रेस को क्या घाटा, क्या नुकसान हो सकता है इससे? ये सारी बातें हैं इस समय। और क्या चीज कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहेगी, क्या नुकसान करेगी, आज इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष शर्मा है। मनीष, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो खबरें विलय की चल रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस का विलय होगा, और बाकी छोटे दल हैं जो कांग्रेस से टूटकर अलग हुए थे, उनके बारे में बाद में करेंगे। लेकिन क्या कांग्रेस को वाकई में विलय करना चाहिए तृणमूल कांग्रेस के साथ? नहीं, देखिए, बंगाल की तो जरूरत है। ओ सॉरी, बंगाल की तो जरूरत है। ये अभी राजनीतिक रूप से अभी बीजेपी वहां अभी स्थापित नहीं हो पाई है, राज मशीनरी लेवल पे हुई है। तो मतलब यहाँ उसका मतलब वहां अभी अभी अ, विपक्ष के लिए बड़ा स्पेस है। और बीजेपी जल्दी में है कि जो जो भी विपक्ष में है उसको शून्य कर दिया जाए, मैंने उसको एकदम ध्वस्त कर दिया जाए, तभी हमारी राजनीति भी स्थापित हो पाएगी। अभी तो हम जुडिशरी का, चुनाव आयोग का, केंद्रीय बल का, सबका इस्तेमाल करके वहां पहुंच गए हैं। तो उसकी जरूरत है कि लगभग शून्य कर दिया जाए। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर तृणमूल और कांग्रेस जो है, अगर एक साथ आवे, विलय न भी हो, एक साथ आवे, मजबूती से एक साथ आवे, तो उसमें एकदम इसको माना जाना चाहिए कि ये एक सकारात्मक बात होगी। नहीं, तो आप ये कह और रहे हैं वहां, कि पश्चिम बंगाल में विलय हो जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि साथ आना चाहिए। विलय की प्रक्रिया में अभी तत्काल नहीं करना चाहिए। तत्काल करने पे दिक्कत है, दो चीजें दिक्कत है। एक, कांग्रेस की तरफ से लंबे समय से कांग्रेस की जो राजनीति रही है बंगाल में, वो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हुए रही है, मतलब टकराव की राजनीति रही है बहुत ज्यादा। थोड़ा मोड़ा नहीं, उनका राज्य का नेतृत्व भी और नीचे का कार्यकर्ता भी लगातार तृणमूल से टकराव में रहा है। तो एक ये संकट है, तत्काल अगर होगा तो। दूसरा, तृणमूल कांग्रेस की जो राजनीति रही है बहुत प्रैग्मेटिक रही है, मतलब परिणामवादी रही है, वैचारिक बहुत कम रही है। राजनीतिक रूप से जो अभी तत्काल हमको फायदा दिख रहा है, तत्काल रूप से हमको अगर किसी वैचारिक मुद्दे को पीछे करना है तो कर देंगे राजनीति के लिए, सत्ता को अपने पास बनाए रखने के लिए। उसका भी एक कांग्रेस से टकराव। कांग्रेस अभी एक वैचारिक राजनीति की तरफ थोड़ी बढ़ गई है, मतलब उसका केंद्रीय नेतृत्व बढ़ गया है। तो वैचारिक नेतृत्व और राजनीति और प्रैग्मेटिक राजनीति के बीच का भी अभी एक टकराव रहेगा। मतलब वही सारे बहुत सारे टॉपिक हैं, मसले हैं भारत बंगाल का, जिसपे दोनों के बीच में वैचारिक भी टकराव रहेगा। सांगठनिक रूप तो टकराव है ही, ये भी रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तत्काल करने पर ये दो मसले उल्टा संकट भी खड़ा कर सकते हैं। तत्काल विलय करने पर उसको एक प्रोसेस में ले जाना चाहिए। अगर एक प्रोसेस ये है कि तृणमूल कांग्रेस प्रैग्मेटिक राजनीति से वो वैचारिक राजनीति की तरफ आवे। कांग्रेस के साथ ये है कि अपने कार्यकर्ताओं को धीरे धीरे उनके साथ एकता बनाने की तरफ ले जाए। ये दो चीजें हैं। इन दो बिंदुओं पे बहुत टकराव है वहां दोनों ही पार्टियों के बीच में। तो इन दोनों की तरफ से एक मामला है, मतलब अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ये करे कि भाई ये धीरे धीरे हमको वहां की राजनीतिक जरूरत है कि हम तृणमूल कांग्रेस के साथ एकता नहीं, बनावे। लेकिन जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के जो कांग्रेस के नेता हैं, वो आप देखिए जमीन पर उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि वो लोग अभी पिछले 15 सालों से तृणमूल का विरोध करते हुए आए हैं। और एक बड़ा चंक है जो, वो कैसे ममता बनर्जी को अपना लीडर मान लेगा? नहीं, अगर अगर मान लीजिए अगर वो विलय न करे, अगर वो ज्वाइंट में जाए, जैसे बहुत जगह कांग्रेस का लंबे समय तक जो है यूपी में तमाम जगहों पे सपा के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बहुत सारा यानी टकराव है, कि आप ये विलय कह नहीं रहे हैं कि किया। कोई गठबंधन हो लेकिन विलय ना करे? अभी विलय में जाएंगे तो नुकसान भी हो सकता है। ओके। मतलब ये हो सकता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता
कुछ ज्यादा ही नाराज हो जाए कांग्रेस से, हम्म। और फिर वहां भी कोई संकट ना खड़ा हो जाए, बिल्कुल या तो बिल्कुल। निष्क्रियता के रूप में या किसी और जगह जाने के रूप में, तो ये बैक फायर भी कर सकता है अगर तुरंत कर लेंगे विलय। अगर तुरंत विलय ना करेंगे, गठबंधन में जाएंगे, और वास्तविक गठबंधन में जाएंगे, मतलब उसमें 3-5 नहीं रहेगा, उसमें एक बहुत ही सचमुच एक गठबंधन रहेगा। बंगाल की राजनीति को उस प्रक्रिया में क्या होगा कि तृणमूल कांग्रेस भी अपने कार्यकर्ताओं को समझा पाएगी, और कांग्रेस भी अपने कार्यकर्ताओं को समझा पाएगी कि अभी एक जरूरत है, हम अभी विलय नहीं करने जा रहे हैं। मैंने विलय पे अभी वो एक प्रोसेस में रहे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं हो, इतना बड़ा टकराव नहीं है। मतलब वो बीजेपी और कांग्रेस नहीं है जो एक साथ मिल रहे हैं, वो तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस है, जो कांग्रेस से ही निकली हुई एक धारा है, और बहुत सारी चीजों में मेल है, और कम चीजों पे अंतर विरोध है, तो जिसको इसका मतलब हल किया जा सकता है। लेकिन जो ही आप तत्काल विलय में जाएंगे, तो बहुत सारे लोग, कार्यकर्ता और बहुत सारे नेता अपने करियर को लेकर के भी चिंता में हो जाएंगे, और दूसरे बहुत सारे जो वैचारिक नेता हैं, वो उनको लगेगा कि विचार की राजनीति पार्टी छोड़ रही है, और वो भी प्राग्मेटिक राजनीति की तरफ बढ़ रही है, तो वहां भी एक संकट खड़ा होगा। तो इसका मतलब है कि अभी एक तात्कालिक कह लीजिए कि वो एक मजबूत गठबंधन जिसकी बुनियाद मजबूत हो, वो उस दिशा में बढ़े, और विलय को लेकर के एक प्रोसेस में जाए। अगर विलय करना है तो, अभी मैं नहीं जानता विलय की कोई योजना है भी कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात दिख रही है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक बहुत ही ज्यादा कांग्रेस को लेकर के सकारात्मक बात अचानक दिखने लगी। एक बात तो नेतृत्व के स्तर, तो नहीं, क्या लेकिन वो ये प्रैग्मेटिक भी है? कहा जा रहा है मनीष कि एक शर्त भी होगी उसकी कि क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में एक्सेप्ट करेगा तृणमूल का कार्यकर्ता, राहुल गांधी की लीडरशिप को एक्नॉलेज करेगा। ये बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ऐसा भी तो था ना कि तृणमूल का एक बड़ा धड़ा राहुल गांधी को लीडर नहीं मानता था। अब आज अगर वो बिल्कुल गठबंधन बिल्कुल। करे या विलय करे, क्या उनकी लीडरशिप को एक्नॉलेज नहीं करेगा टीएमसी का जो नहीं, धड़ा है? तब तब देखिए 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 देखिए, तब सामने बीजेपी नहीं थी, तब सामने आरएसएस नहीं था, इस बात को भी समझना है। अभी उनके सामने एक अस्तित्व का संकट है। तो अस्तित्व का संकट है, तो अभी बीजेपी से ही अस्तित्व का संकट है बंगाल में अभी, कांग्रेस से अस्तित्व का संकट नहीं है। तो इसका मतलब बीजेपी से लड़ने वाली और कौन कौन फोर्सेज है जिनसे हमारी भिन्नता भी है, मान लीजिए, लेकिन बीजेपी से लड़ने वाली और कौन फोर्सेज है, तो उसमें बहुत ताकतवर तरीके से आप देखेंगे कि वो कांग्रेस उसमें शामिल है। तो अब एक बदली हुई परिस्थिति में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को सोचना है। उनके ऊपर एक दबाव है अस्तित्व का, उनको एक दबाव है बंगाल में अपने को न केवल बचाए रखने का, बल्कि दोबारा अपनी ताकत को गेन करने का। तो उस गेन करने में कौन सहयोगी हो सकता है, ये तो बात नीचे तक कार्यकर्ता भी समझेगा, जो भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता लेकिन जो होगा। एक असमंजस की स्थिति मनीष बनी हुई है कि ये जो टूटा हुआ धड़ा है, अब ये कौन सी पार्टी ज्वाइन करने वाला है, क्या तृणमूल को रिटेन करेगा? अगर ये असली तृणमूल बता रहा है तो उस असली तृणमूल का लीडर कौन होगा? ये सब बहुत संकट हो गया है इस टूटे हुए धड़े के लिए, अनटिल एंड अनलेस या वो बीजेपी में जाए और या तो फिर कांग्रेस में जाए। इसको किस तरह से, ये नहीं, टूटा वो हुआ देखिए धड़ा देखिए के देखिए देखिए, सामने अस्तित्व का संकट है। नहीं, तृणमूल कांग्रेस को अपनी डायरेक्ट जनता के बीच में जाना चाहिए। देखिए, उन्होंने अपने सांसदों को खो दिया है, अपने विधायकों को खो दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसी पार्टी बनाई है जो लोकप्रिय लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी का नेता बनाया, वैचारिक लोगों को नहीं, पॉपुलर लोगों को, जो फिल्मी हस्तियां हैं, जो बड़ी इस तरह के पूंजी की वाली हस्तियां हैं, और बहुत सारे उस तरह के अलग पॉपुलर लोग हैं जिनका विचार से कोई गहरा रिश्ता नहीं है। वो एक खास समय में खास विचार की तरह बात कर सकते हैं, दूसरे खास समय में वो दूसरे विचार के साथ भी खड़ा हो सकते हैं, दूसरा विचार भी बतियाने लग सकते हैं। वो अगर तृणमूल कांग्रेस की अपनी ही राजनीति बहुत प्रैग्मेटिक थी, तो जो उनके नेता आए, उसी प्रैग्मेटिक राजनीति की तरह ही उन्होंने नेताओं को लाया जो चले गए। क्योंकि चले गए क्यों? क्योंकि वो भी प्रैग्मेटिक, मतलब परिणामवादी है, मतलब तुरंत हमको किससे रिजल्ट मिलेगा, इस रिजल्ट ओरिएंटेशन वाली जो नेता हैं, वो अभी चले ही जाएं तो अच्छा है। ये राजनीतिक बल की तृणमूल को थोड़ी छोड़नी पड़ेगी, जिसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई हमारे अंदर भी बहुत सारे आरएसएस है। अब गुजरात में गए तो बोले कि बहुत सारा भाजपा है, उनको उनको जाने दिया जाए, वो चले जाए तो और अच्छा है। हम एक बदलती हुई राजनीति करना चाहते हैं, हम आज के दौर की राजनीति करना चाहते हैं, नहीं, और आज की लेकिन दौर अगर की राहुल राजनीति गांधी ये भी कह रहे हैं कि वो बदलती हुई राजनीति करना चाह रहे हैं, तो ये तृणमूल का बैगेज लेकर क्या कांग्रेस आपको लगता है कि कमजोर होगी? ये एक सवाल है जिस नहीं, पर तृणमूल तृणमूल नहीं, मैं इस पे ये समझता हूँ कि तृणमूल का जो बैगेज था, जिनके खिलाफ गुस्सा था ज्यादा, जिन नेताओं के खिलाफ लोकल लेवल पे, वो सब चले गए।
यही तृणमूल का बैगेज लेके गई बीजेपी। तृणमूल का जो उसका जो बोझ था, जिसके खिलाफ लोगों का गुस्सा था कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ा रही नहीं तो आप ये कह रहे ममता हैं कि वो जो 60 से 62 जो विधायक हैं जो टूट कर चले गए, इधर जो एमपीज हैं 20 से 25 या जितना भी संख्या है, रोज ही कुछ ना कुछ ये संख्या बढ़ रही है, क्या ये वो लोग हैं जो तृणमूल का बैगिज थे और वो चले गए दूसरी तरफ? आप उनकी बात कर रहे हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो ममता के बल पे जीत रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ गुस्सा था। हैं? इस बात को भी हमको समझना है कि वो कोई भी जिसका अपना कोई अस्तित्व था ही नहीं। उसमें से एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसका बंगाल में, हम लोग तो बाहर से अगर सोचें, जो बंगाल के बाहर के लोग हैं, तो उनको जानते ही नहीं अगर वो ममता के साथ नहीं रहते तो। हम उनको नहीं जानते। हम उनको दूसरी तरह से जान सकते थे, कोई कोई एक्ट्रेस है, कोई एक्टर है, कोई खास तरह का वो है, ठीक है। लेकिन वो, उनका अस्तित्व तो ममता के बल पे था। तो लोग उनके खिलाफ गुस्सा में रहते हुए भी उनको वोट कर रहे थे। ये जो 40% वोट है, बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी ममता के चलते ही ममता के साथ रहा, पार्टी के साथ रहा। उसके चलते ये जो 60 विधायक, 80 विधायक आए हैं, ये इतनी विपरीत परिस्थितियों में 80 विधायक आए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ममता की अभी, ममता का जड़ अभी, ममता खुद अपनी एक नेता भी बनी हुई है। उनके खिलाफ उतना गुस्सा नहीं। ये जो बाहर भी गए हैं ना, इनकी हिम्मत नहीं हो रही ममता के खिलाफ बोलने की। ये जो 80 हैं, 60 गए हैं जो, वो बार बार बोल रहे हैं कि ममता हमारी नेता है। अब वो कहने के लिए वो अभिषेक को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो सारे नेता अभिषेक तो को ये तो टारगेट वही कर रहे चीज हैं। है ना जो वो शिंदे की पार्टी के साथ जो हुआ, वो बाला साहब ठाकरे को तो वो मान ही रहे थे। दोनों धड़ा मानता है नहीं तो बाला ममता साहब। ममता 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 अभी, ममता जिंदा है, बाला साहब नहीं थे। बात समझिए, ममता अभी जिंदा है, ममता अस्तित्व में है। ममता अभी उनकी एक अभी वो राजनीति बची हुई है। माने वो अभी राजनीतिक रूप से नई पारी खेल सकती है। उनकी जो लड़ने की जो क्षमता है, अगर उसको बनाए रखें, भारी हताशा में न चली जाए, और वो फिर से गेन करने के लिए एक रियल विपक्ष की भूमिका में उतर आए, बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। उन नेताओं के लिए भी मुश्किल हो जाएगा जो उनको छोड़ के गए हैं। सवाल ये है कि क्या ममता पुराने जी। नहीं, मैं ये कह रही थी कि रणनीति के रूप में कांग्रेस के लिए क्या ये सही होगा कि अपना दरवाजा उन सारे दलों के लिए खोले, पूरी तरह से ओपन आर्म्स के साथ खोले, जो लोग कांग्रेस से एक जमाने में टूट कर चले गए थे, जैसे शरद पवार की पार्टी, बिल्कुल। तृणमूल कांग्रेस। जी इस पर क्या कहें? बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वजह यह है, ये सामान्य परिस्थिति रहती तो नहीं दरवाजा खोलना था। अभी एक फासिस्ट जो है, कह लीजिए कि भारत पे अटैक और फासिस्ट रजीम है इस समय। वो जो लोग गए हैं बाहर, वो खुद कह लीजिए बहुत भारी असुरक्षा बोध में है। तो जब असुरक्षा, जब संकट आता है, तब आदमी थोड़ा सोचना शुरू करता है। तो वो भी अब धीरे धीरे कांग्रेस को लेकर के सकारात्मक हो रहे हैं, क्योंकि वो, उनका मानना है कि अकेले वो बीजेपी से नहीं लड़ पाएंगे। उनकी क्षमता की बात नहीं है, वो नहीं लड़ पाएंगे। और लड़ना लेकिन चाहते हैं, बीजेपी में जाना नहीं चाहते, नहीं बीजेपी के तो साथ इसको एकता हम नहीं बनाना चाहते। इसका संकेत हम क्या लें? हम ये माने कि राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों ज्यादा ताकतवर एक पार्टी के रूप में और एक ताकतवर फोर्स के रूप में उभर रहे हैं। हम ये कहें कि कांग्रेस के हाथ, दोनों हाथों में अब लड्डू है, अब तो सारी पार्टीज आ जाएंगी नहीं, और कांग्रेस राहुल कांग्रेस गांधी के की साथ, लीडरशिप कांग्रेस, मानेंगी। जी जी, कांग्रेस के साथ एक सकारात्मक बात यह है कि उसमें बहुविध विचार वाले लोग रहते आए हैं, आजादी के आंदोलन के दौर से ही। और अभी भी उसके पास ये स्पेस है, जिसको लोग कहते हैं कि कोई मानता नहीं है। हर राज्य में हाईकमान खड़ा हो जाता है, हर राज्य में वो सुनता नहीं है केंद्रीय नेतृत्व को। तो वो ऐसा मामला नहीं है, वहां बहुविध विचार के लिए स्पेस रहा है। अभी वो एक वैचारिक मोड़ ले रहे हैं। अभी वो ले रहे हैं कि हम, अभी हमारी ये एकदम स्पष्ट अवधारणा है। भाई, आजादी के दौर में तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग रहे जो जो हिंदुत्व के पैरोकार थे, वो भी थे उस आजादी के दौर में। बाद में भी अभी बहुत सारे नेता, वो उसकी जो विरासत है, उसमें बहुत सारे विचारों के लिए स्पेस है। वो वहां रह करके भी एकदम असुरक्षा बोध में नहीं जाएंगे। अगर कल को शरद पवार आने की कोशिश करें, कल को ममता आने की कोशिश करें, तो उनको अलगाव नहीं झेलना पड़ेगा। जैसे कि कोई बीजेपी में अगर यहां से जाता है कहीं से भी, तो वो हवा हो जाता है, मतलब उसकी अस्तित्व ही खत्म हो जाती है। अब यहां से राघव चड्ढा जाए तो उनके बाद उनका अस्तित्व ही कोई याद नहीं कर रहा है, राघव चड्ढा कहाँ है, कोई याद ही नहीं कर रहा है। अभी वो पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, क्या नाम था, मैं भूल रहा हूं उनको, वो भी चले गए। आज उनको कोई, आज वो खुद कह रहे हैं कि मेरा कोई सुनता ही नहीं। ये कांग्रेस नहीं करेगी। कांग्रेस में ये मामला नहीं, इतना लोग जानते हैं। तो इसका मतलब ये है, यहां आकर के, तो यहां आकर के अपनी राजनीति के साथ आएंगे तब तो बोझ बन जाएंगे। यहां आएंगे, यहां अगर आने का सोच रहे हैं कि केवल अस्तित्व को लेकर सोचेंगे तब तो बोझ बन जाएंगे। अगर वो आज के दौर यानी के कि कांग्रेस अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म, मनीष, बन रहा है जहां पर
जो हारे हुए भी नेता हैं वो अब एक फ्रेश राजनीति, एक क्लीन स्लेट पर राजनीति शुरू कर सकते हैं नए ढंग से। बिल्कुल। आप अगर ये सोच के जाएं कि हमको आज के दौर के हिसाब से अपने विचार को भी बदलना है। अस्तित्व रक्षा का मतलब ये है कि आज के दौर में वैचारिक राजनीति के विहीन होकर के अस्तित्व ही नहीं बच सकता है। बीजेपी ने ऐसी स्थिति डाल दी है। वो रोज कोई ऐसा मुद्दा खड़ा कर देता है जिस पे आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। माने आप बीच का रास्ता नहीं अपना सकते। बीजेपी अभी के दौर में सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, वो कांग्रेस के लिए भी कर दिया। वो कांग्रेस तभी बदली है, कांग्रेस ने अपने आप को बदल लिया पहले। माने कांग्रेस अभी नहीं बदली है, मतलब उसका नेतृत्व बदल गया। माने नेतृत्व अब जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व से आप देखिएगा कि वो सामाजिक न्याय की तरफ आ गया। वो निजीकरण कारपोरेट राजनीति से नॉर्मल उसकी अर्थव्यवस्था की तरफ आ गया। मतलब कारपोरेट के खिलाफ भी खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। वो सावरकर के, अगर महाराष्ट्र में सावरकर बहुत लोकप्रिय हैं, तो सावरकर के साथ भी खड़ा हो जाती थी कांग्रेस, इंदिरा गांधी खड़ी ही होती। तो राहुल गांधी लेकिन कह रहे हैं नहीं, अभी के दौर में हम सावरकर के साथ नहीं खड़े होंगे, सावरकर की आलोचना भी करेंगे, उनकी सच्चाई को सामने लाएंगे। आरएसएस को आमतौर पे कांग्रेस भी उतना अटैक नहीं करती थी, बीजेपी को अटैक करती थी। आज वो कांग्रेस आरएसएस को अटैक करने लगे। तो कांग्रेस ने अपने आप को, वो भी हारने के बाद ही बदले। माने 10 साल 15 साल पीछे हटने के बाद भी उन्होंने अपने विचार को भी बदला। तो लेकिन क्षेत्रीय दल लगातार जीतते आ रहे थे। इन्हीं 15 सालों में, मान लीजिए इन्हीं 15 सालों में बार बार ममता जी जीतती आ रही थी। तो उनको लग रहा था कि हम प्राग्मेटिक जो राजनीति करते हैं, विचारधारात्मक राजनीति करने की जरूरत नहीं है। हमको सामाजिक न्याय के सवाल पर बहुत नहीं सोचना है। हमको 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 कारपोरेट वर्चस्व पे नहीं सोचना है। अडानी के साथ भी रिश्ता रखना है, और उसके बावजूद भी हम चुनाव जीत सकते हैं बीजेपी के खिलाफ। अब एक सिचुएशन आ गई वहां पे कि वो अब जो है वो चुनाव हार गए। तो अब इसका मतलब है कि आने वाले समय में उनको जिंदा रहना है। तो उनको, जैसे कांग्रेस ने बहुत लंबे हार के बाद, आज लंबे समय से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, तब जाकर के उसमें उसमें मंथन हुआ और उसके अंदर एक वैचारिक परिवर्तन आया है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं, मैं मानता हूं अभी कि ममता भी अपनी राजनीति को, अपने विचार को बदल सकती है। ये संभव है। शरद पवार अपनी राजनीति को थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, वो एक सीमा तक। और अगर वो बदलते हुए कांग्रेस के साथ आए तो हमको लगता है कि एक ताकतवर विपक्ष का फिर से उदय हो सकता है भारत में। मैं इसको केवल संकट की तरह नहीं देख रहा हूं। संकट के साथ साथ भारत के विपक्ष के लिए ये संभावना भी है। मैंने बिल्कुल इस संकट नहीं, को आप ठीक संभावना कह में रहे भी हैं। बदला जाता आपने ठीक कहा कि ये विपक्ष के लिए एक संभावना है, लेकिन अब राहुल गांधी के नजरिए से आप देखें तो क्या ये वो मोमेंट है जो अब सारे दल राहुल गांधी की लीडरशिप को मान रहे हैं? और इसलिए जो सबसे मुश्किल जो एक सवाल था कि भाई राहुल गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए क्या तैयार हैं या नहीं है, तो अगर सारे दल उनकी लीडरशिप को एक्नॉलेज करेंगे तो फिर क्या कांग्रेस के लिए भी रास्ता साफ हो जाएगा कि राहुल गांधी को अब प्रोजेक्ट किया जाए बतौर प्रधानमंत्री? नहीं, इसमें दो चीजें हैं। राहुल गांधी को लोगों ने मान लिया। अब कांग्रेस को ये मानना है कि क्षेत्रीय जो आकांक्षा है उसका गला न घोटा जाए। अब कांग्रेस के सामने ये है, उसके साथ स्वाभाविक एकता बनाई जाए। मैंने, भारत एक राज्यों का संघ है। मैं आपसे जगह जगह बोलता हूं इस पे कि राज्यों का संघ है। और इसलिए राज्य की जो आकांक्षाएं हैं, उसका उसका सेंट्रल वाली जो पार्टी है, केंद्रीय पार्टियां जितनी हैं, भाजपा और कांग्रेस, वो उसका नेतृत्व नहीं कर सकती। क्षेत्रीय आकांक्षाएं अलग हैं, और जो केंद्रीय पार्टियां, उसकी 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 डिमांड अलग है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब हम एक एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, तो उसमें एक बात, सबसे बड़ा खतरा जो रहता है कि जो राज्य की आकांक्षाएं उसमें दब जाएंगी। यानी केंद्रीय जो मुद्दे हैं वो प्रभावी हो जाएंगे, और राज्य के जो आकांक्षाएं मुद्दे हैं वो प्रधान नहीं रह जाएंगे। तो इससे इससे भारत का नुकसान हो सकता है। तो अब राहुल गांधी के ऊपर भी निर्भर है। विपक्ष ने और जो क्षेत्रीय फोर्सेज हैं, उन्होंने लगभग लगभग राहुल गांधी को नेता के बतौर देखना शुरू किया है। लेकिन इस असुरक्षा बोध के साथ क्या कांग्रेस भी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को, जैसे बीजेपी गला घोट रही है क्षेत्रीय आकांक्षाओं का, क्या उनके साथ गला घोटने के बजाय उनको एक सुरक्षा प्रदान करे? बस आखिरी सवाल है और उसके बाद कार्यक्रम को खत्म करेंगे कि क्या ये राहुल गांधी के लिए वो मोमेंट है जहां पर उनको बहुत संजीदगी से, बहुत पेशेंस से एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग अब करनी होगी, जिसमें कि 2029 भी रहेगा और आगे की राजनीति में देश को किधर लेकर जाना है, ये वो मोमेंट है कि अब इस मोमेंट को सीज कर लेना चाहिए? बिल्कुल। बिल्कुल, एक बात तय है कि क्षेत्रीय जो दल हैं, उन्होंने एक तरह से राहुल गांधी को बतौर एक राष्ट्रीय नेतृत्व के बतौर उन्होंने देखना शुरू कर दिया है। ये एक सकारात्मक बदलाव है। जो उनका टकराव था, वो टकराव अब कह लीजिए कि वो प्रधान तत्व नहीं है।
एकता वाला पहलू ज्यादा प्रधान तत्व है। लेकिन उसी समय एक जिम्मेदारी कांग्रेस पे आती है, राहुल गांधी पे आती है कि वो क्या जो क्षेत्रीय दल हैं उनको सुरक्षित महसूस कराएगी कांग्रेस। क्या उनका सुरक्षा बोध तो नहीं बढ़ाएगी? बिल्कुल। इसका मतलब अगर उसको उसका उसका महत्व अगर बढ़ रहा है तो वो क्षेत्रीय राजनीति पे दबाव तो बनाना नहीं शुरू करेगी, उसका गला घोटना तो नहीं शुरू करेगी, उसमें हर जगह बड़ा भाई बनने की कोशिश तो नहीं करेगी। अगर इसको ठीक किया गया, जिसको बार बार अभी अखिलेश यादव ने भी बोला है कि एक उस तरह का एक बड़ा दिल दिखाए कांग्रेस। राव अभी अखिलेश ने बोला, अभी जिस समय गठबंधन होने वाला है, कि बड़ा दिल दिखाए, तो बड़ा दिल का बहुत पहलू है। मैंने एक हमेशा जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं इस असुरक्षा में रहती हैं कि कांग्रेस को जो ही जगह मिलती है तो अतिरिक्त जगह, उतनी जिसकी जितनी उस राज्य में ताकत नहीं, उससे ज्यादा जगह घेरना चाहती है। और इस चलते क्षेत्रीय दलों में एक असुरक्षा बोध खड़ा हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि उन्होंने मानना शुरू कर दिया है बतौर नेता। ये कांग्रेस पर निर्भर है कि क्या वह भी क्षेत्रीय जो दल हैं उनके साथ बराबरी के रिश्ते में जाएगी, उनको और सहयोग करेगी, उनके साथ उनको असुरक्षा बोध में नहीं ले जाएगी, उन अपनी जितनी स्थिति है, हैसियत है, उसी अनुरूप वहां बनी रहेगी। हम्म। वो क्या अभी उनके उन राज्यों में जहां कांग्रेस मजबूत नहीं है उनके नेतृत्व को स्वीकार करेगी? ये इसके ऊपर भी निर्भर है। ये दो तरफा बिल्कुल। मामला है। बिल्कुल। ये जो एकता बन रही है, अगर ये एकता तभी लॉन्ग टर्म बनेगी जब कांग्रेस की तरफ से भी इस तरह की सोच का प्रदर्शन बार बार किया जाएगा। जी। जी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।